Hello guys, this is Sai Rana. Welcome you all to ChatG's YouTube channel. दिस इज आवर लेक्चर 3 हमारा लेक्चर 2 हमने कर लिया था, ठीक है। और लेक्चर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता ही होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बुक्स में भी, तो देखिए इसका एट द एंड स्टेटमेंट ये आता है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमारे आइजैक न्यूटन ने दिया था, न्यूटन बाबा जी, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। तो ये पढ़ना, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये सेकंड लॉ पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? सेकंड लॉ पर बेस्ड है। और सेकंड लॉ पर बेस्ड तो है, बट इसको डिराइव करने के लिए आपको थर्ड लॉ यूज करना पड़ेगा। थर्ड लॉ भी यूज करना पड़ेगा और सेकंड लॉ भी पर बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग पहले बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आज का लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अभी से, ठीक है। तो ये है, तो पता है सेकंड लॉ पर बेस्ड है। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टेटमेंट क्या है भाई। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई दो बॉडीज है, मान लेते हैं एक बॉडी ए है और एक मान लेते हैं बॉडी दूसरा है, ठीक है, ठीक है। अब ये जब दो बॉडीज है, ये बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, अगर इनके बीच में कॉलिजन होता है, ये दोनों मूव कर रही है, ठीक है। मान लो ये दोनों साथ साथ इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जाते जाते अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने से पहले जो इनकी मोमेंटम होगी और कोलाइड करने के बाद जो इनकी मोमेंटम होगी वो क्या होगी? सेम होगी, यानी सम। कोलाइड करने से पहले इन दोनों का मोमेंटम को जोड़ के लिख देंगे, कोलाइड करने के बाद इन दोनों के मोमेंटम को जोड़ के लिख देंगे, और दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट लिखते हैं आप सबसे पहले, कंजर्व मोमेंटम कहता क्या है? तो ये कहता क्या है? द टोटल मोमेंटा, ठीक है। टोटल मोमेंटा, मोमेंटा का मतलब, मोमेंटा बेसिकली प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मोमेंटा जो होता है वो प्लूरल होता है। हम लोग कभी भी मोमेंटम को, अगर मोमेंटम का जो प्लूरल फॉर्म मोमेंटम्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोमेंटा लिखेंगे, ठीक है। मोमेंटा लिखें, द टोटल मोमेंटा ऑफ टू बॉडीज, लिखिए द टोटल मोमेंटा ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर collision will remain same। लिख लेंगे क्या है? द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन विल रिमेन सेम, यानी दो बॉडीज के का जो मोमेंटम होगा कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद क्या होगा? सेम होगा। यानी सिंपली बनाए, सिंपली बताते हैं तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, या मोमेंटम बिफोर कॉलिजन लिखो, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन विल इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद और कॉलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वो दोनों सेम होगा। और मैथमेटिकली अगर इसको देखा जाए, अगर इसको आप मैथमेटिकली देखोगे तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लिख लेना यहाँ पे, मैथमेटिकली इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये आएगा। क्या आएगा भाई? m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन को हम लोग करते हैं डिराइव, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। समझ गए होगे? पॉज करके नोट कर लो, कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को करते हैं क्या? डिराइव करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं, आप कहा गया था कि दो बॉडीज का जो इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम होगा सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है। फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं हमारा ए है और सेकंड बॉडी जो है हमारा बी है, ठीक है। ए जो है, ए का मास मान लेते हैं m1, बी का मास मान लेते हैं m2, ठीक है। अब ये दोनों जो जा रहे थे, ये इनिशियल अपना u1 की स्पीड से और ये अपना u2 का स्पीड से, ठीक है। अब ये दोनों तो चल रहे हैं। एक चीज बताइए, अगर कॉलिजन होना है, फॉर कॉलिजन होने के लिए जो आपका u1 होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए u2 को।
यानी कि अगर इसका स्पीड ज्यादा होगा तभी ये जाकर इससे कोलाइड करेगा ना। सिंपल बात को बताओ, अगर चोर की स्पीड ज्यादा, अगर मान लो पीछे पुलिस है और आगे चोर भाग रहा है, तो पुलिस चोर से तेज भागेगी तब ना चोर को पकड़ पाएगी। तो इसी तरह से अगर इसको कोलाइड करना है, अगर इसको इससे कोलाइड करना है, तो ये जो u1 होना चाहिए वो u2 से क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो पकड़ ही नहीं पाएगा ना, चोर तो भाग जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो u1 इज इक्वल टू, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, ठीक है। तो कॉलिजन होने के लिए ये चीज पता होनी चाहिए। तो इसको लिखते हैं थोड़ा साइड में, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, साइड में लिख लेते हैं कि u1 है जो है वो हमारा बड़ा है u2 से, तभी कॉलिजन होगा। अब जैसे कि ये बड़ा है बड़ा है, बढ़ते बढ़ते गया और यहाँ पे मान लो कॉलिजन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कॉलिजन हो गया। ये A है, ये हमारा B है, ठीक है, ठीक है भाई, A और B है। अब जो A का मास था m1, ये था m2, मास पे भी बात नहीं करते। अब दोनों जब कोलाइड हुआ तो A ने B पर फोर्स लगाया, A ने क्या क्या B पर फोर्स लगाया, B ने भी A पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो दो तरह का फोर्स अभी एक्ट कर रहा होगा। एक जो होगा हमारा फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FAB, एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। और एक और फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो क्या एक्ट कर रहा होगा, FBA। दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, FBA और एक FAB, ठीक है। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FAB का मतलब देख लो, FAB इधर लिख लो, ठीक है, FAB लिखो, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये कॉलिजन की ड्यूरिंग की बात है। और फिर फोर्स ऑन B ड्यू टू A, इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ठीक है, A के कारण। अब देखो आगे करते हैं। अब जैसे कि ये दोनों फोर्सेस तो लग गए भाई, अब दोनों फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं ये बता सकते हो। अगर A पर फोर्स लगेगा तो इस तरफ लगेगा, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B का डायरेक्शन किधर है, इधर है। फोर्स ऑन A ड्यू टू B का डायरेक्शन इधर है, और फोर्स ऑन B ड्यू टू A का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है। अब देखो फोर्स तो लग गया। अब फोर्स लगने के बाद दोनों का क्या होगा, वेलोसिटी बदल जाएगी। दोनों टकराए हैं, दोनों के स्पीड चेंज हो जाएगा ना, ये u1 और u2 तो बदल जाएगा ना दोनों का। तो दोनों का मान लेते हैं, कॉलिजन के बाद दोनों का जो था, दोनों का मान लेते हैं। मान लो ये है m1 और ये है हमारा m2। तो m1 m2 अब जाने लगे v1 और v2 की स्पीड से। किसकी स्पीड से, v1 और v2 के वेलोसिटी से, स्पीड से, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम लोग करते हैं डिराइव कैसे होगा, कुछ नहीं लगाना। सबसे पहले लिखना है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, B पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, तो हम लोग इस तरफ वाले फोर्स को हम लोग जनरली, अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन को फॉलो करते हैं तो इस तरफ वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट साइड को नेगेटिव लेते हैं। लीनियर में अगर बॉडी लीनियर मोशन में है तो इधर वाले को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इधर वाले को हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो फोर्स ऑन B पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू A विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, सेम होंगे। फोर्स हमेशा कपल में एक्ट करता है, थर्ड लॉ पे पता होगा, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन कपल। फोर्स कभी भी इंडिविजुअली एक्ट नहीं करेगा, फोर्स कपल में एक्ट करेगा। और देख लो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट है ना। हम लोग को ये लिखना पड़ेगा ना कि फोर्स ऑन B जो इस तरफ लगा, अगर इसको पॉजिटिव लेता है तो दूसरा वाला हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो फोर्स, अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, ये आ गया हमारा किससे, थर्ड लॉ से। ये हमारा किससे आ गया, थर्ड लॉ से। अब सेकंड लॉ का यूज करना है। सेकंड लॉ का यूज करना है, फोर्स जो होगा वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कौन सा लेंगे, क्या लेंगे, देख लो। तो फोर्स ऑन B पर जो फोर्स लगाया होगा वो किसने लगाया होगा, B पर जो फोर्स लगा वो A ने लगाया होगा। तो A ने लगाया होगा तो A का मास लेते हैं m1, फिर मास इंटू चलिए लेते हैं एक्सेलरेशन a1, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू m1 a1, यहाँ पे लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस m2 a2। अब एक्सेलरेशन का बात आ गया तो एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बटे टाइम, ठीक है, टाइम, ठीक है। तो m1 को यहीं पर, यहीं का यहीं, एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन A की जो, अब देखो A पर लगा, ठीक है, सॉरी फोर्स ऑफ B पर लगा, तो यहाँ पर B पर जो फोर्स लगा उस फोर्स का क्या होगा m1 इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो m1 यहाँ पर हो गया, और एक्सेलरेशन किसका, किस पे लग रहा है फोर्स, B पर लग रहा है। फोर्स ऑन B पर लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो B पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स क्या होगा, B का एक्सेलरेशन, B का मास, सॉरी A का मास, सॉरी A के मास ने फोर्स लगाया। तो m1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v2 माइनस, सॉरी v1 माइनस u1 बटे t, ये हो जाएगा,
ठीक है। और M2 के केस में माइनस M2 यहाँ पे V2 माइनस U2 बाय T, ठीक है। ये T1 ले लेते, इसको T2 ले लेते, दोनों का टाइम, ठीक है, क्लियर। अब एक काम करना, अब देखो जब ये दोनों के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों के बीच में जब फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो उस टाइम पे जो टाइम जो होगा वो टाइम तो सेम है ना, वो टाइम तो सेम है ना। ऐसा थोड़ी कि फोर्स अभी ए पर कुछ इस सेकंड पे एक्ट किया तो बी पर कुछ और सेकंड पे एक्ट कर, नहीं ऐसा नहीं है। तो टाइम क्या है, टाइम ऑफ इंट्रैक्शन सेम है, तो यहाँ पे T1 और T2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हम लोग करेंगे M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल टू माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। अब क्या करना, पलट देना इक्वेशन को, ये V1 के साथ V1 वाला टर्म U2 के साथ U2, तो M1 V1 इसको इधर लाते हैं प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है, क्लियर है, ये आ गया। तो ये देखो ये हमारा मोमेंटम आया, मोमेंटम आया ना, बट ये फाइनल वाला आया, तो इसको पलट के लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर हमारा RHS इक्वल टू LHS आ रहा है तो हमारा LHS भी RHS के इक्वल आएगा, जो कि हमारा फाइनल, फिर फाइनली ये आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम ये हमारा क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल P, ये आ गया हमारा फाइनल P, दोनों हो गए बराबर, हो गया हमारा काम, बन गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या काम बन गया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये क्या हो गया, काम हो गया, डेरिवेशन हो गया, क्लियर है। फिर से एक बार जान लो, तो पहले फर्स्ट बॉडी पे देखना, फर्स्ट बॉडी का फाइनल वेलोसिटी जो था वो V1 था, फर्स्ट बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी U1, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम T1। उसी तरह से M2 के केस में सेम वही चीज़ करेंगे और इसको फिर सॉल्व करते आओगे, आपका आ जाएगा फाइनली, ये आएगा पहले तो ये आएगा, बट इसको फिर उल्टा करके आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आएगा, ठीक है, क्लियर है बात, समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज जान लो, कुछ चीजें जाननी है, पहले इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा साफ। देखो इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप डेली लाइफ में देख लो, पहले एग्जांपल देख लो, रिकॉइल ऑफ गन में ये यूज होता है, रिकॉइल ऑफ गन जो होता है वो इसी कारण से होता है, कंजर्व, उसमें भी कंजर्व मोमेंटम जो होता है कंजर्व रहे। रिकॉइल ऑफ गन एक तरह से हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि फोर्स एक्ट्स इन पेयर, कि रिकॉइल ऑफ गन, मेरे को रिकॉइल ऑफ गन का मतलब जब भी अगर आप में से किसी ने बंदूक चलाई है तो क्या होता है कि जब आप बंदूक चलाते हो, चलाइए तभी, ठीक है, अगर बंदूक चलाया तो आपको एक झटका फील होता है, सिंपली गोली तो आगे निकल जाए पर आपको भी एक झटका लगेगा, ठीक है, ठक ठक ठाई, ठक ठक ठाई, इस तरह से एक झटका लगता है, उसी को हम लोग रिकॉइल बोलते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी पूछा जाता है गन का, ठीक है, तो ये बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, शॉर्ट में याद रखना इस चीज को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के स्टेटमेंट को, P बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू P आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। ये चीज याद रखोगे ना तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और इसके पूरा जो इक्वेशन है उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, देख लो उसमें क्या क्या चीजें रहती है प्रेजेंट, M1 रहता है, M2 रहता है हमारा, U1 रहता है, U2 रहता है, V1 रहता है और V2 रहता है, ठीक है, V1 रहता है, V2 रहता है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एक करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं रिकॉइल ऑफ गन पे बेस्ड, रिकॉइल ऑफ गन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि रिकॉइल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी होती है। इसमें जनरली क्या फाइंड आउट करना होता है, रिकॉइल वेलोसिटी। मान लेते हैं मान लेते हैं एक गन है, उसका जो मास है ना, गन का मास ले लेते हैं 2 kg, 2 kg की एक बंदूक है, ठीक है, 2 kg की बंदूक है, और उसकी जो बुलेट है, बुलेट मान लेते 20 ग्राम्स की है, बुलेट मान लेते कितने ग्राम की है, 20 ग्राम्स की, 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम की बुलेट है, और गन का मास है, बुलेट का भी मास हो गया। अब जब हम लोग फायर किया, जब हमने फायर किया तो जो बुलेट है ना, बुलेट जाती है 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, 150 बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, कम करते थोड़ा, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है। मान लो बुलेट फायर होती है
40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये क्या कर रही है, जाने लगी। ठीक है, अभी बुलेट की स्पीड तो पता चल गई, बुलेट की स्पीड तो पता है, आपको फाइंड करना है ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, ये क्या हमारा, इसको लिख लेना वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। ठीक है, यानी मैंने क्या बताया था, रिकॉइल तो होगी, आपने बंदूक चलाई, जैसे आपने चलाई आपको झटका लगेगा पीछे की तरफ, बुलेट स्पीड से भागे, तो बुलेट की स्पीड पता चल गई, जो कि है बुलेट की स्पीड पता है 40 मीटर पर सेकेंड, और आपको अपनी स्पीड, गन की स्पीड बता रही, गन पीछे कितने स्पीड से आएगी, क्या झटका होगा उसका। तो इसके लिए हम लोग यही यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे। अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहता है प्लीज़ ट्राई करो, वीडियो को क्या करो, पॉज करो, क्या करना है, PAUSE, पॉज करेंगे 5 सेकेंड। ठीक है, पॉज करते हैं, ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, 5 4 3 2 1 गो, हे वी गो। चलिए, तो जो जो चीज़ें गिवन है ना, एक काम करते हैं उसको इस कॉर्नर में लिख लेते हैं, इस कॉर्नर में M1 यानी कि M1 मतलब मास ऑफ गन, जो कि क्या है हमारा 2 kg लिख। ठीक है, M2 अगर M1 इससे के रिलेट कर रहा है तो जो हमारा U1 होगा वो भी गन को रिलेट करेगा, और जो V1 होगा वो भी गन को रिलेट करेगा, जो वो गन से रिलेटेड रहेगा। लेकिन जैसे M2 से रिलेटेड उसका U2 होगा और उसका V2 होगा। ठीक है, तो समझना चीज़ों को। तो M1 हमने ले लिया 2 kg। ठीक है, बुलेट का मास 20 ग्राम है, अब 20 ग्राम है तो इसका मतलब क्या है, इसको हमको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, kg में, और kg में कन्वर्ट करने के लिए 20/1000 से डिवाइड करेंगे तो kg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसने इसको मारा 0.02। ठीक है, 0.02 हो गया हमारा kg। ये हो गया क्या हमारा मास ऑफ गन, सॉरी मास ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट हो गया 0.02 किलोग्राम। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा U1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन U1 क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ गन इनिशियल वाली, और U2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनिशियल वाली। एक चीज याद रखो, जब आप मान लो ये बंदूक है, आपने ऐसे पकड़ा, फायर करने वाले, अब जब फायर करोगे, जब बंदूक का मैकेनिज्म ही होता है, जब फायर किया जाता है तो हैमर कोलाइड करता है और तब जाके क्या होता है, निकला जाता है। तो हैमर कोलाइड करेगा तब जाके निकला जाएगा, तब जाके बुलेट निकलेगी। तो जब कॉलिजन नहीं हुआ था, यानी बिफोर कॉलिजन जब मास ऑफ गन कहीं जा रही थी क्या, एक बात बताओ, यानी जब कॉलिजन नहीं हुआ, जब हमने फायर नहीं किया तो गन तो कहीं नहीं जा रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन विल रिमेन 0। अब गन कहीं नहीं जा रही तो बुलेट भी कहाँ जा रही है भाई, गन भी नहीं जा रही, बुलेट भी नहीं जा रही, दोनों ही खड़े हैं ना, दोनों बस हमने पकड़ के रखा है ऐसे। ठीक है, तो इनिशियल तो इसका भी कुछ नहीं है, तो इनिशियल तो भाई चलो इसका भी कुछ नहीं है, मान लेते हैं 0। अब देखो V1 और V2 को देखते हैं। V1 मतलब मास ऑफ, ये V1 मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, V1 मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ गन, यही हमारी होती है रिकॉइल वेलोसिटी, यही क्या होती है, रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, V1 को ही हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको पता नहीं है, और V2 तो हमें पता है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको मिटाते हैं। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, M1 कितना है 2, U1 कितना है 0, प्लस ये कितना है 0.02 इंटू 0 इक्वल टू M1 फिर से हमारा कितना है 2 इंटू V प्लस M2 हमारा कितना है भाई, M2 है हमारा 0.02 इंटू इसकी वेलोसिटी है 40, इसकी वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो ये लिख देना पूरा पूरी 0, 2 इंटू वी, और सिंपली लिखेंगे 2v प्लस, अब इसको करते हैं सॉल्व, 2/100। ठीक है, और इंटू 40, ये हो गया 2 5 10। ठीक है, तो 4/5 आया, तो एक काम करते हैं इसको इधर लेके आ जाते हैं, -4/5 इज इक्वल टू 2v। ठीक है, 2v इज इक्वल टू -4/5, और इसको और करेंगे तो -4/5 इंटू 2 विल बी आवर v, ये होगा हमारा v। तो इसको अगर और करेंगे तो 5 2 तो 10 आता है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा -4/10, ये हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, जो कि है क्या हमारा रिकॉइल वेलोसिटी। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा हमारी रिकॉइल वेलोसिटी होगी, ये क्या हो गया हमारी रिकॉइल वेलोसिटी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये क्या हो गया हमारा रिकॉइल वेलोसिटी। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसी तरह का जनरल क्वेश्चन आता है। बस आपको देखना है कि कॉलिजन से पहले दोनों किस अवस्था में थे, किस स्टेट में थे, क्या कर रहे थे, और उसके बाद आपको देखना है कॉलिजन के बाद क्या हुआ। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें आपने देख ली, आप देख पाओ चश्मा लगा के या बिना चश्मे के, अगर आप देख पाओ तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.4 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस रिकॉइल ऑफ गन इज इतना 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इस आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। और क्वेश्चंस आप अपने बुक से करिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो एकदम कमेंट करिए, हो सकता है उस पर वीडियो भी बन जाए। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए। अब जो हमारा है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है ये हमारा यूनिवर्सल, अब जो हमें पढ़ना है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ को बस जानना है, कुछ बेसिक क्वेश्चन करना है। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये बेसिकली मतलब इस यूनिवर्स में, सॉरी ग्रेविटी बोल दिया, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो ग्रेविटी के फोर्स से, ग्रेविटेशन के फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम हैं और ये जो कैमरा है या फोन है, ठीक है, तो हम भी इस कैमरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बट हम दोनों एक ही जगह पे क्यों है, क्योंकि अर्थ जिस फोर्स से हमको अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स से इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हमको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। यानी ये फोर्स इतना ज़्यादा है कि अर्थ हमको किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने ही नहीं दे रहा है। सिंपली क्या बोला जाए कि अर्थ मेरे को कहीं और अट्रैक्ट होने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है कि मतलब सिंपली अट्रैक्शन होता है दो बॉडीज के बीच में, और ये दो बॉडीज यूनिवर्स में कहीं भी हो सकती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर हो और अमेरिका में एक आदमी है, ठीक है, आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, तब भी आप दोनों के बीच में वो एक फोर्स होगी, आप दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही होगी, बट वो फोर्स बहुत ज़्यादा कम होगी। वो फोर्स इतनी ज़्यादा कम है कि अर्थ की ग्रेविटी उसको, अर्थ जो हम लोग पे फोर्स लगा रहा है, हम पे फोर्स लगा के जो भी जिस तरह से वो हमें यहाँ पर रोका हुआ, हम लोग जब भी जंप करते हैं वापस से अर्थ खींच लेता है। ठीक है, तो अर्थ फोर्स लगा रहा है ना भाई, ठीक है, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर अमेरिका में एक आदमी है, तो हम दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ग्रेविटी का। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी ये कहता है, बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक होगा कि मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बहुत मतलब है, आई मीन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मतलब नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कम है और इसको अर्थ ओवरकम कर देता है। ठीक है, और ये जो यूनिवर्स और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशन वाली फोर्स होती है, ये वीकेस्ट फोर्स होती है यूनिवर्स में। ये क्या होती है, वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स। ठीक है, इस यूनिवर्स की सबसे कमज़ोर फोर्स यही वाली होती है। ठीक है, अब देख लो ये क्या कहती है कि फोर्स जो है, इसके लिए चलिए दो बॉडीज को बनाते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है m1 मास का, एक बॉडी है m2 मास का। ठीक है, एक बॉडी m1 मास का, एक बॉडी m2 मास का, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है r। ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है r। तो ये कहता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 के, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m2 के। ठीक है, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगी। उसके साथ साथ फोर्स जो होगी वो 1/r² को फॉलो करेगी। यानी कि सिंपली ये फोर्स जो है, ये जो ग्रेविटी का फोर्स है, ये जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कोलम्स लॉ होता है ना, वो भी इसको फॉलो करता है। कोलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स, ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है, तो फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई r²। तो वो भी प्रोपोर्शनल होता है, k Q1 Q2 बाई r²। k के वैल्यू यहाँ डिफरेंट होती है, इसके केस में डिफरेंट होती है। तो फोर्स हमारा m1 m2 हो गया, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो फोर्स हमारा को, इसको अगर ऐसे लिखोगे, सब कुछ कंबाइन करके लिखोगे, तो फोर्स इज फुल्ली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। ठीक है, अब फोर्स को करना पड़ेगा क्या, इक्वल फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r²। यहाँ तक आ रहा है फ्रेम में, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ आ रहा है भाई, अभी तो काफ़ी जगह है, अभी और नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है फ्रेम में। तो ये जो g है यहाँ पर, ये g है, इस g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। g क्या है हमारा, g को लिख लेना, g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन
कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसकी वैल्यू जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बोलोगे ये यूनिट कैसे आई, बताते हैं। देखो यूनिट इसको नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लो, कर लिया होगा। देखो अब हम बताते हैं कि इन दोनों के बीच में ये जी का टर्म कैसे आया। यहाँ तक तो ठीक है, इतने में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो ये जो जी है फोर्स, हमें ये पता है, इसको देखो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 इज इक्वल टू जी। ठीक है, ठीक है, तो जी इज इक्वल टू कितना आ गया, फोर्स इंटू आर का स्क्वायर इधर आ गया, अब बाई m1 इंटू m2। अब इन सबके यूनिट्स को लिख दो। अब इन सबके यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, आर डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर, और इसकी स्क्वायर है ना तो मीटर इंटू मीटर कर देते हैं, और डिवाइड करते हैं m1 यानी एक मास, और ये क्या है m2 भी दूसरा मास है। m1 एक मास है, m2 भी क्या है दूसरा मास है। m1 एक मास, इसको ले ले, इसका यूनिट होगा kg, और इसके साथ वाले का भी यूनिट होगा kg kg kg। तो g इज इक्वल टू न्यूटन, m मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही चीज़ तो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है ये कैलकुलेट की गई है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ठीक है, ये कैलकुलेटेड, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम्स पर, डिस्टेंस पर। अगर डिस्टेंस क्या क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत वैरी कर जाती है, किन किन चीज़ों पर, मीडियम पर और डिस्टेंस पर। ठीक है, इसकी वैल्यू किस पर वैरी करती है, मीडियम्स पर और डिस्टेंस पर। अब आप लोग एक काम करना, आपको तो ये फाइनली तो ये तो पता चल गया, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लेना, कुछ नहीं करना, जैसे कि 1 kg के दो ऑब्जेक्ट हैं, 1 kg का क्या है, दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके बीच में मान लेना डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, इनके बीच में क्या है डिस्टेंस 1 मीटर। अब इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करो। अब मैंने क्या काम दिया कि फोर्स कैलकुलेट करना है, 1 kg के दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करो। तो फोर्स करते हैं कैलकुलेट, चलिए करते हैं, लगाते हैं क्या, यही हमारा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो g क्या है हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 है हमारा 1 kg, m2 भी है हमारा 1 kg, डिवाइडेड बाय ये 1 का स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू, देख लो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1, ये सब तो 1/1, 1 का कोई मतलब भी नहीं। एट द एंड ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। देख लो, यानी कि अगर 1 kg के दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि 6.67 न्यूटन का फोर्स है, मान लेते हैं 6.67 न्यूटन का फोर्स है, और उसको अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसको अगर इतने से डिवाइड करेंगे तो वो इतना कम फोर्स 1 kg के ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। तो सोच लो ये कितना ज़्यादा कम फोर्स है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गया होगा कि ये इसको वीकेस्ट फोर्स क्यों बोलते हैं। क्लैरिटी यही है कि आप खुद ही के देख लो, खुद ही देख लो, इसीलिए मैंने कह रहा है। अब हम लोग इस लेक्चर को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।